Good morning, everyone. Good morning, Sanjana. Good morning, Sneha. Good morning, Kamini. Good morning, Soumya. Good morning, Kashish. Good morning, Divya. Good morning, Diksha. Good morning, Tanu. Good morning, Reshma. Good morning, Sandhya. Good morning, Shivani. क्वेश्चंस कर लिए सभी ने? ठीक है, कामिनी ने कर लिया है, स्नेहा ने किया है और आधे। ठीक है, कृष्णा आपने किए हैं? सौम्या? कुछ नहीं हुए। चलो। वैसे देखो, इस चैप्टर के इजी हैं, ज्यादा कुछ टफ है नहीं क्वेश्चंस। ठीक है। लास्ट वाला चैप्टर ही बस ऐसा है पूरे 11th में, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बट एक चैप्टर की वजह से डरना नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। गुड मॉर्निंग वैष्णवी। क्वेश्चंस हो गए वैष्णवी? जी सर, अभी नहीं हुए हैं। कब होंगे फिर? कल तक? बोलो। सर करेंगे आज ही, नहीं हुआ है अभी। तो भाई ऐसे क्यों हुआ आप ये बताओ? टाइम पर क्यों नहीं करते हो कुछ भी? भाई ऐसा होता है, पहले खुद से अटेम्प्ट करने होते हैं फिर ताकि मैं आपको बताऊं। तो होता ये है कि अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये पता होता है कि मेरे को क्या चीज नहीं समझ आ रही है और क्या मेरे से गलती हुई है। ठीक है, वो चीज करने का एक अलग मजा होता है। अब अगर मैं बता दूंगा तो फिर कर ही लोगे, और नहीं करोगे मुझे पता है तब भी। तो फिर क्या फायदा होगा उसका? वो करना और ना करना एक जैसा ही है फिर। वैष्णवी, कॉलेज जाते हो क्या? नहीं सर, तो क्या शादियों में जाते लाइब्रेरी हो? जाते हैं। बताओ। घर पे काम है, क्या दिक्कत हाँ है? सर। घर पे बहुत ज्यादा काम है क्या? नहीं सर। फिर नींद बहुत आती है? नहीं सर, सोते नहीं है ज्यादा। पहले तो आप क्लास में नहीं आते थे सोने की वजह से। नहीं तो किए क्यों नहीं फिर क्वेश्चंस? रीजन क्या है? सर देखा नहीं उस पे, टेलीग्राम पे जाकर। मत देखो भाई, पिन कर देता हूँ मैं इसीलिए, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए अगर किसी ने म्यूट भी करा होगा तो। ग्रुप, मैंने बोला है भाई, ग्रुप वगैरह म्यूट करके मत रखा करो। एक दो तो मैसेज भेजता हूँ मैं पूरे दिन में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3I प्लस जे न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, hence the particle is displaced from position 2I cap plus k cap meter to position 4I cap plus 3J cap minus k cap meter. The work done by the force on the particle. बताओ क्या होगा इसका आंसर? ए। ठीक है,
चलो ए वाले लोग सभी सही हैं। अच्छा मधु, आप मेरे को बताओ कैसे किया आपने इस क्वेश्चन को। सर बताओ। सर वर्क डन वाला फोर्स वाला लगाया। अच्छा, इसमें जो मास दिया हुआ है उसका क्या काम है, हम्म, बताओ। अच्छा ये बताओ, इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला आपने। वर्क डन इनटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया आपने। सर वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू, उसको मैंने डिस्प्लेसमेंट को आर आर लिखा। हाँ तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकाला कैसे आपने। यहाँ तो दो वेक्टर दिए हुए ना आपके पोजीशन के। यस सर। is displaced from position 2 i cap plus k cap meter to position 4 i cap plus 3 j cap minus k cap, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। सर पहले मैंने वो किया, हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कैसे निकाला, वही चीज तो पूछ रहा हूँ। सर पहले इनिशियल वाला पोजीशन निकाला, हाँ लिखा, फिर फाइनल पोजीशन। तो वो तो दिया ही हुआ है ना इसमें, इनिशियल और फाइनल। यस सर, फिर इसको इनिशियल कर दिया इनिशियल वाला कौन सा है इसमें। सर वो 2 i कैप प्लस के के कैप। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या माइनस कर दिया फाइनल में से इनिशियल। नो सर, इनटू किया। इनटू किया नो फाइनल में सर, से। नो सर, प्लस। फाइनल सर और इनिशियल वो को इनटू कर माइनस देंगे। किया। हाँ माइनस किया, ठीक है। यस सर। और सर ठीक। फिर उसके बाद वो वाला। ठीक है ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा, इजी सा था। अब आप देख सकते हो ये आपके नीट में ही आया हुआ है, AIPMP 2013 में, और इतना इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि भाई एक पार्टिकल है जिसपे फोर्स लग रहा है, फोर्स का वेक्टर इन्होंने दिया है। और मैंने बोला है कि भाई जिसका वेक्टर मतलब जो आपको नहीं दिया होता यूनिट वेक्टर, उसे जीरो मान लिया करो। जैसे यहाँ पर जो है एक में तो दो में के कैप दिया हुआ है और एक में जे कैप नहीं दिया और एक में के कैप नहीं दिया है। तो फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो, फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया करो, जहां पे भी कोई टर्म नहीं दिया होता उसे जीरो मान लिया करो। और उसके बाद ये लिखा है कि इस डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इन्होंने दिया हुआ है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दी है, तो फाइनल में से इनिशियल सबट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो फाइनल पोजीशन है वो है आपकी 4i+3 j कैप माइनस के कैप, ठीक है। और जो दूसरी वाली आपकी इनिशियल पोजीशन है वो है आपकी 2 i कैप प्लस के कैप। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि के वाले को के में से ही सब्ट्रैक्ट करना है, जे वाले से मत कर देना, ठीक है। इसमें कभी कभी थोड़ा सा वो हो जाता है कैलकुलेशन में, जब जल्दीबाजी में हम कर रहे होते हैं। तो इसको आप जीरो जे कैप लिख सकते हो बीच में, अगर जे कैप की वैल्यू नहीं दी है तो इसे माइनस कर दो, इसे माइनस कर दो, इसे माइनस कर दो। तो 4 में से 2 गया बचा कितना, 2 i कैप। 3 में से 0 गया बचा +3 के कैप, 3 j कैप। और माइनस के कितना हो जाएगा, -2 के कैप हो जाएगा। बस अब ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और फोर्स वेक्टर ये रहा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा, F.S निकाल देंगे, डॉट प्रोडक्ट कल मैंने बताया था दोबारा से, और आंसर आ जाएगा। मास का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एंड हेंस वर्क डन अपॉन द वर्क डन ऑन द अर्थ बाय द फोर्सेस, कितना होगा। अच्छा शिखा, आप बताओ कैसे होगा ये। शिखा।
आदर्श आप बताओ। सर मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है। क्यों नहीं किया? इतना इजी सा तो है ये, बताओ। और कौन सा किया है आपने? किए भी है, नहीं किए हैं? सर किए हैं, इसके बाद वाला किया है। अच्छा, तो देखो इसमें आपसे क्या बोला गया है, काफी इजी सा क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अर्थ जब सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाती है तो उस पे एक फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से वहां पर वर्क डन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है फोर्स कौन सा वाला एक्ट करता है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मान लो आपका सन है, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट में अर्थ जो है वो चक्कर लगाती है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जब चक्कर लगाती रहेगी उसमें, तो वहां पर आप, वहां पर क्या होता है, एक फोर्स जो है, मतलब इस सन की वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो ये पूछ रहा है कि भाई वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। अब क्यों होगा जीरो? तो जीरो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो सर्कुलर मोशन में अर्थ मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, और जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब जो मोशन हो रहा है, वेलोसिटी आपको पता है सर्कुलर मोशन में टेंजेंट के थ्रू शो की जाती है। तो वेलोसिटी वेक्टर आपका इधर हो गया, फोर्स वेक्टर आपका यहाँ पर हो गया। या आप ये बोल सकते हो कि वेलोसिटी अगर इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर की साइड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे चल रहा है। तो आप इसको इस तरीके से एक तो समझ सकते हो कि यहाँ पर जब आप एफ एस कॉस थीटा करोगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो होगा, बिकॉज जब एक चक्कर लगाकर यहाँ पर आ जाएगा वापस से अर्थ अपने सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पर आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक पूरी रेवोल्यूशन में यहाँ पर जो वर्क डन है वो आपका इस वजह से जीरो रहेगा। तो ये इसका जीरो जो है वो आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन वन रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स इलिप्टिकल पाथ इज जीरो। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें मैंने वो वाला आंसर बताया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन ये जो पिछला अभी जो क्वेश्चन हमने करा है इसमें वो आपका एफ डी कॉस थीटा लगेगा, यानी कि 90 डिग्री जो है वहां पर रहेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वेक्टर किधर होता है भाई? जिधर वेलोसिटी होती है किधर किसी भी पार्टिकल की, उधर ही क्या होता है? उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, और टाइम तो क्या होता है? स्केलर होता है। तो किसी भी अगर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हो तो आपको वेक्टर ही मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, जिस वजह से यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि थीटा यहाँ पर क्या था? 90 डिग्री था, ये वाला एंगल। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये पूछा गया है एक रिवोल्यूशन में। तो एक रिवोल्यूशन में जो है वो आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा, बिकॉज जहां से चलना उसने शुरू करा था वहीं पर आकर वो वापस से, मतलब वहीं पर आ जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो गई तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका जो नेक्स्ट वाले का आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बिकॉज एक रिवोल्यूशन में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस वर्क डन विल बी जीरो। इनमें से कौन से केस में वर्क डन जीरो होगा? पहला है अ वेट लिफ्टर व्हाइल होल्डिंग अ वेट ऑफ 100 केजी ऑन हिज शोल्डर्स फॉर 1 मिनट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ लोकोमोटिव अगेंस्ट ग्रेविटी इज रनिंग ऑन अ लेवल प्लेन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तीसरा है अ पर्सन होल्डिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड एंड स्टैंडिंग ऑन अ बस टर्मिनल। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। ठीक है, ठीक है, तो कनिष्का आप मेरे को ये बताओ कि इसमें से जो ऑप्शन बी लिखा है लोकोमोटिव वाला, उसमें वर्क डन जीरो कैसे होगा? कनिष्का, यस सर। सेकंड वाला जो केस लिखा है लोकोमोटिव अगेंस्ट ग्रेविटी इज रनिंग ऑन अ प्लेन लेवल विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इसमें वर्क डन जीरो कैसे होगा?
सर एक मिनट मैं पढ़ूं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। जल्दी बताओ। सर हम्म। इसीलिए होगा क्यों। रहने दो, आपकी वॉइस कट रही है। चलो देख लो। देखो ऐसा है, इसमें जो फर्स्ट वाला केस है कि ना वेट लिफ्टर व्हाइल होल्डिंग अ वेट ऑफ 100 kg ऑन हिज हेड ऑन हिज शोल्डर फॉर 1 मिनट। देखो ऐसा है, आप अगर वेट पकड़ के खड़े हो जाओगे लेकिन उसमें कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा अगर बॉडी का, तो वहां पे आपका वर्क डन जीरो होगा, बिकॉज आपको पता है क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, यही अगर जीरो है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। दूसरा वाला जो केस इसमें लिखा है, ठीक है, दूसरा वाला जो केस लिखा है वो ये लिखा है कि लोकोमोटिव अगेंस्ट ग्रेविटी इज रनिंग ऑन अ लेवल प्लेन विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि भाई एक लोकोमोटिव है, वो ग्रेविटी के अलोंग, जो मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो रन कर रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो मूव कर रहा है, और उसकी जो स्पीड इन्होंने दी है वो 60 km/h दी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ग्रेविटी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके यहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि उनके बीच में जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ग्रेविटी लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी मान लो इसे। ठीक है। और यहाँ पे जो इसका जो मोशन हो रहा है, यानी कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, वो इधर की तरफ मान लो या राइट साइड की तरफ मान लो, किधर भी मान लो, तो इधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। तो वो यही बोला ना, अगेंस्ट ग्रेविटी वो मूव कर रहा है, तो एक लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड मूव कर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये क्या होता है आपका एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये जीरो हो जाएगा। तीसरा आया पर्सन होल्डिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड एंड स्टैंडिंग अ बस टर्मिनल। तो इस वाले केस में भी आपका जो है क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इस वजह से वर्क डन जीरो होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि अ पर्सन होल्डिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड एंड मूविंग, तब भी यहाँ पर वर्क डन जीरो ही होता। ठीक है। अब क्यों होता, क्योंकि मान लो मूव वो इस तरीके से कर रहा होगा, लेकिन जो वेट लग रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हो, या मतलब जो उसने सर पे अपने वजन उठा रखा है, वो फोर्स जो है उसने सर की तरफ, मतलब उसके सिर से जो है ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा उस वजन को उठाने के लिए, तो इधर की तरफ उसका फोर्स काम कर रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर हो रहा है या इधर हो रहा है, किधर भी होगा, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो मूव कर रहा हो सिर पे रख के सामान को या खड़ा रहे, दोनों ही केसेस में यहाँ पर वर्क डन जीरो रहेगा। ठीक है। समझ आ गया। ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला किया है किसी ने। सी। अच्छा। ठीक है श्वेता, बताइए कैसे किया है आपने। बताओ श्वेता। और नंबर वाला रेशियो लगाया। अच्छा। ठीक है। चलो हिंट तो सही मिला। तो ये लिखा है कि अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो यहां से क्या है, मान लो एक टावर हमने बना लिया है, और इसके ऊपर से लाइक एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया गया है, छोड़ा गया है। ठीक है। तो द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ द मोशन विल बी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि वर्क डन जो है वो आपका यहाँ पर
टी इक्वल टू 1 सेकेंड, उसका रेशियो आपका किसके साथ होना चाहिए, सेकंड वाले सेकंड के साथ, ठीक है, वर्क डन इन दी सेकंड सेकंड। और उसके बाद यहाँ पर जो है वर्क डन इज इक्वल टू टी इक्वल टू 3 सेकंड। मतलब इस तरीके से है कि फर्स्ट सेकंड में कितना वर्क डन हुआ है, सेकंड सेकंड में कितना वर्क डन हुआ है, और थर्ड सेकंड में कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो अब वर्क डन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, जो आप निकालते हो यहाँ पे, वो होता है कि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। अब आपको ये पता है कि भाई फोर्स तो तीनों ही केसेस में सेम लग रहा होगा, मतलब जैसे जैसे नीचे आएगा तो उस पे जो फोर्स जो काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा। यानी कि मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो इनके डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिव रेशियो की करनी है, ठीक है। अब किसी ने शायद पढ़ा होगा, जब हम वो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला, तो उसमें एक वो आपने पढ़ा था ना, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, याद है किसी को, बताओ। किसी को नहीं याद है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हमको उसी चीज का यूज करना है, ठीक है। तो लाइक मैंने आपको क्या बताया था कि गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर होता है पार्टिकल के थ्रू, वो आपका मतलब फर्स्ट सेकंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है किस रेशियो में रहता है, वो 1:3:5 में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे जो ये बोला गया है कि भाई थर्ड सेकंड में, सेकंड सेकंड में और फर्स्ट सेकंड में कितना कितना उसका यहाँ पर मोशन होगा, ठीक है। तो यही हम जो रेशियो है यही हम कैलकुलेट करते थे, और यही रेशियो की वैल्यू जो हमें मिलती थी वो क्या मिलती थी, 1:3:5 मिलती थी। और आगे आप आगे जाते रहोगे, जैसे यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है इन दोनों के बीच में, मतलब 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में 1 सेकंड है, फिर 2 सेकंड और 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में भी 1 सेकंड है। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल अगर सेम है तो इनके थ्रू जो अगर डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, वो आपका 1:3:5 रेशियो 7, मतलब जितना भी आप आगे जाते हो तो ऑड नंबर्स में आपको ये रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हो गया S1:S2:S3। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आपका हो गया है, तो वर्क डन जो है वो आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स यहाँ पर जो काम कर रहा होगा, अगर मान लो इसका मास m है और नीचे अगर ये जा रहा है, तो फोर्स इस पे ग्रेविटी वाला काम करेगा जो कि आपका mg के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन 1 सेकेंड वाला रेशियो वर्क डन 2 सेकेंड वाला रेशियो वर्क डन 3 सेकेंड वाला थर्ड सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि mgs1 mgs2 और mgs3। तो mg तीनों में कैंसिल हो जाएंगे, और S1 S2 S3 का रेशियो वही है 1:3:5। तो आपका वर्क डन भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया सभी को, बोलो। अब जिसको नहीं आया है तो वो एक बार गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर दोबारा से रिवाइज कर लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखा यहाँ पर आपका जो सेकंड चैप्टर था उससे रिलेट करके डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0.2, और आपको ये बताना है कि वर्क डन जो है अप्लाइड फोर्स के थ्रू कितना होगा। तो क्या होगा भाई, इसका आंसर कैसे करेंगे, बी। अच्छा, और बाकी लोगों का क्या है, आदर्श क्या है आंसर, सर मेरा 120 आ रहा है। कैसे किया है,
सर इसमें मैंने मास सर 2 kg रखा पहले, फिर इनिशियल एनर्जी 0 थी इसमें। हम्म। सर फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन हो रहा है सर इसमें। हाँ, और फिर जो वैल्यू है इनकी वो रखी मैंने, पर फिर भी मेरा आंसर गलत आ रहा है इसमें। तो एनर्जी पे कहाँ से चलेगा ये? आप यहाँ पर वेलोसिटी दी है आपको, नो सर। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई यहाँ पे, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कुछ पता ही नहीं है? ये बताओ। वो तो तब करते हैं ना जब वेलोसिटी हमें दी होती है इनिशियल और फाइनल, या कुछ ऐसा दिया हो जिससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाए। यस सर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है कि इसका लाइक एक रफ फिगर बना लिया करो इस तरीके से कि ये कोई एक ब्लॉक है, सपोज ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है यहाँ पर 2 kg के बराबर है, और ये बोला है कि एक फोर्स जो है 10 न्यूटन का अप्लाई किया गया है। मान लो इधर से करते हैं, ठीक है, F इजिकल टू 10 न्यूटन ये फोर्स अप्लाई किया गया है, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि म्यू की जो वैल्यू दी है आपको, म्यू एस की, वो आपको 0.2 दी है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको यहाँ पर ये रफ सरफेस का जो है वो आपको 0.2 के बराबर दे। तो अब आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि भाई वर्क डन यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि आप जो है आपको यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर करना होगा, तभी यहाँ पर आपको म्यू एस की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि अगर मान लो हमने फोर्स इधर की तरफ लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स या एफ एफ कर देता हूं मैं इसको। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में भी हमारा मोशन होता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ठीक है, ये लाइक नेचुरल एक फिनोमिना है। तो अगर मान लो हम राइट साइड को ऑब्जेक्ट को खिसकाते हुए ले जा रहे हैं धक्का मार के, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट साइड में हमको फील होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है या एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आप मान सकते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये हो जाता है आपका म्यू एस इंटू आर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, म्यू एस आर पढ़ा था। अब आर आपको अगर ढूंढना है तो आर भाई कितना होता है, आर का मतलब क्या है, अगर मान लो इसका मास एम है, नीचे अगर एम जी यहाँ पर फोर्स लग रहा है या वेट लग रहा है इसका, तो रिएक्शन क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वलेंट ऑपोजिट होगा किसके, इसके वेट के। क्योंकि रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये मास अगर एम जी वेट लगा रहा है सरफेस के ऊपर, तो वो सरफेस उस मास के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा जो कि उसका इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये म्यू एस इंटू आर की जगह हम क्या कर सकते हैं, एम जी कर सकते हैं या उसका वेट कर सकते हैं। तो म्यू एस जो है वो आपको यहाँ पर 0.2 दिया है, और मास जो है वो 2 kg है, और जी को हमने 10 मान लिया। तो ये हमें जो मिल गया यहाँ पर, ये 2 इंटू 10 कितना जगह 20, 20 इंटू 0.2 यानी कि 40 यानी कि 4। तो 4 न्यूटन का फोर्स जो है वो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो अब आप एक चीज ये समझो कि 4 न्यूटन का फ्रिक्शन अगर यहाँ पर आ रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स आप अगर लगा रहे थे, तो यहाँ पर जो एफ नेट लग रहा होगा इस बॉडी पे, वो आपका लगाया हुआ फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, या एफ एस। ठीक है, तो नेट फोर्स यहाँ पर जो लग रहा होगा 10 न्यूटन आपने लगाया, 4 न्यूटन जो है वो फ्रिक्शन वाला लग रहा है, यानी कि टोटल जो फोर्स इस बॉडी पे काम कर रहा है वो 6 न्यूटन के बराबर कर रहा है। ठीक है, तो 6 न्यूटन के बराबर जो है वो आपका फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो जो कि एफ बाई एम होता है। एफ बाई एम यानी कि एफ आपको 6 न्यूटन दिया है, मास आपका 2 किलो के बराबर है, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये राइट साइड को मूव करेगा जिधर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था। तो एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमें पता है, नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर, 6 न्यूटन के बराबर लग रहा है। लेकिन अभी जो हम कंसीडर करेंगे, मतलब जो वर्क किया होगा, क्योंकि वर्क डन में फोर्स हम वही कंसीडर करते हैं जो हम लगा रहे होते हैं, जितना नेट लग रहा होता है उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो पूरा 10 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन भले ही उसमें 4 न्यूटन जो है वो फ्रिक्शन की वजह से कम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन आप यूज कर सकते हो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ठीक है, तो यूटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी 0 हो जाएगी, बिकॉज रेस्ट से ही ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा होगा। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एस की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन आपको 3 दिया हुआ है, और टाइम टाइम दिया है। हाँ, तो टाइम इसमें लिखा था कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 4 सेकेंड इज, तो 4 सेकंड में निकालना है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 2 से 8 टाइम्स ही चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा 24 मीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप वर्क डन करोगे वो हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स आपको यहाँ पर 10 न्यूटन लेना है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 24 मीटर हो गया, यानी कि 240 न्यूटन मीटर या 240 जूल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बस ध्यान यहाँ पे ये रखना कि ये वाला जो आपने फोर्स लिया ये वही फोर्स लोगे जो आप अप्लाई कर रहे हो, ना कि नेट फोर्स लोगे। ठीक है, नेट फोर्स इसलिए नहीं लोगे बिकॉज इतना फोर्स तो आपने काम करने के लिए लगाया है ना, क्योंकि ये जो आपका जो 4 न्यूटन का फोर्स वेस्ट हो रहा है ये आपके वर्क डन में ही इंक्लूड होगा, क्योंकि वो वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से कैंसिल हुआ है, लेकिन एक्चुअली में आप उतना काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या आप उतना काम कर रहे हो, लेकिन वो नेट फोर्स जब हम निकालेंगे तब उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो नेट फोर्स क्या होगा, टोटल जितना फोर्स लगा रहे हो माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इसको ऐसे करना था, समझ आ गया सभी को? यस सर। बाकी किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इसमें भी एक ब्लॉक दिया हुआ है, इस टाइप का एक फिगर बना हुआ है, ये वाला किस किसने करा है? बताओ। तो देखो इसमें क्या दिया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, एंड इंक्लाइंड सरफेस पे है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे, और इसे जो है 10 न्यूटन के फोर्स से ऊपर धक्का लगाया जा रहा है। ठीक है, इस पुश जो लिखा है, तो आपको ये बताना है कि इफ द ब्लॉक इज पुश बाय 10 मीटर अलोंग द इंक्लाइन, तो 10 मीटर तक अगर लेके जाते हैं तो इसका वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन्होंने डिस्प्लेसमेंट तो आपको दे दिया, लेकिन एक्चुअली में आपको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, अभी आपको जो नेट फोर्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब ये करेंगे कैसे, इसको समझ लेते हैं। तो आपको पता है ये जो मास है, इस मास का जो mg है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये मैंने कई बार आपको बता दिया है। ठीक है, सीधे सीधे लग रहा होगा, और जो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, ये इसका नॉर्मल फोर्स हो गया। अब यहाँ पर ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जो कि 10 न्यूटन के बराबर है, और अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका mg वेक्टर है यानी कि जो mg फोर्स है इसके हम कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके कंपोनेंट बनाएंगे तो लाइक इधर कंपोनेंट हो जाएगा और इधर कंपोनेंट हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है बाय ज्योमेट्री ये आपका थीटा के बराबर ही होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखा करो, कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले तो बस ध्यान रखो, इसको मैं प्रूव वगैरह नहीं करवा रहा, कि कभी भी यहाँ पर अगर आपको थीटा दिया है और अगर यहाँ पर कोई भी मास m रखा है उसका नीचे mg है, तो mg और इधर तो ये वाला जो एंगल आपका होगा ये आपका 30 डिग्री का होगा बाय ज्योमेट्री। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है बिकॉज ये कई बार यूज होता है। तो अब अगर ये 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा इधर की तरफ वो आपका mg cos थीटा हो जाएगा, यानी कि mg cos 30 डिग्री हो जाएगा बिकॉज थीटा 30 डिग्री है, और इधर वाला जो वेक्टर होगा वो आपका mg sin 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, मतलब रिजॉल्व कर लिया फोर्सेस को। ठीक है, तो ये अब हमने क्या करा, रिजॉल्व कर लिया। तो अब देखो, अब आपको करना क्या है कि लाइक यहाँ पर ये हमने जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है इसका वो हमने डी मान लिया, जो कि आपको 10 मीटर के बराबर दिया भी हुआ है। ठीक है,
तो लाइक नीचे से वो चलना स्टार्ट करेगा, ऊपर तक जाएगा, तो इस पूरे ब्लॉक का जो हमने ये वाली लेंथ है उसको हमने डी कंसिडर कर लिया, जो कि आपका 10 मीटर के बराबर है। अब आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या चीज बोली गई थी कि इफ द ब्लॉक इज पुश्ड अप बाय 10 मीटर अलोंग द इंक्लाइन देन द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है कितना काम हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप इंक्लाइंड प्लेन पे इसको खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पर दो तरीके से काम हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक तो आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करवा रहे हो और एक आप इसको वर्टिकल डायरेक्शन में काम करवा रहे हो। बिकॉज ये जो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, ये इसके आप दो कंपोनेंट इस तरीके से निकाल सकते हो, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब है कि अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या है कि हाइट के अगेंस्ट, मतलब हाइट पर आप इसको कितना लेके जा रहे हो, अर्थ से दूर कितना लेके जा रहे हो। यानी कि आपको काम यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में ढूंढना है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना काम हुआ है। समझ आ गई बात? तो अगर ये वाला जो है ये डी है, आपको ये वाली लेंथ अगर आपको डी दी है ट्राइंगल की, ये चीज समझो कि लाइक ये वाली डी है और ये आपको थीटा दिया है, तो परपेंडिकुलर वाली साइड जो वो क्या हो जाती है, डी साइन थीटा हो जाती है, और नीचे वाली क्या हो जाती है, डी कॉस थीटा हो जाती है। तो ये वाली जो साइड है वो आपकी क्या हो जाएगी, डी साइन 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है यही आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये डी साइन थीटा के बराबर होगा। तो डी साइन थीटा थीटा का मतलब है कि 10 × sin 30, जो कि हो जाएगा आपका 10 × sin 30 मतलब 1/2, यानी कि 5 मीटर। तो 5 मीटर जो है वो आपका परपेंडिकुलर काम हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर लेंथ में वो 5 मीटर मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये हो गया 10 × 1/2, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और आपको वर्क डन निकालना था, वर्क डन क्या होगा, F × S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फोर्स जो है वो आपको यहाँ पर 10 न्यूटन के बराबर दिया है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ठीक है, फोर्स आपको 10 न्यूटन के बराबर ही दिया है ना। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पर जो है आपको फोर्स क्या लेना पड़ेगा, फोर्स जो लेना पड़ेगा वो आपको mg के बराबर लेना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज क्या है कि mg वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, यानी कि उतना ही फोर्स आप उस पर लगाओगे 10 न्यूटन में से। ठीक है, और यहाँ पे जो है, या इसको 10 ही कंसिडर कर लो, और डिस्प्लेसमेंट आपने 5 कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आपका mg यानी कि ये टोटल जो है 10 आ जाएगा, और ये 5 हो गया, और ये 50 जो न्यूटन मीटर है, ये आपका आंसर हो जाएगा 50 जूल। ठीक है, तो आपको जो है ये इस तरीके से करना है। चलो अब इसको एक बार देख लो, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।